हमारा ब्रह्मांड बेमिसाल है, चौंकाने वाला है। तारों के जबरदस्त धमाकों से लेकर छोटे छोटे पार्टिकल्स के अजीबोगरीब मूवमेंट्स तक, हर नई खोज के साथ रहस्य की एक और परत बाहर आ जाती है। अपने आसपास की दुनिया को समझने की कोशिश में हम स्टोन एज से सिलिकॉन एज तक आ गए हैं। अब फिजिक्स के बने बनाए नियम टूटने लगे हैं। हम जिसे सच मान रहे थे वो अब शायद सच हो ही नहीं। हम इंसानों का फ्यूचर भी इस बात की खोज पर टिका है कि हमारा ब्रह्मांड काम कैसे करता है। स्पेस, समय और खुद जिंदगी, ब्रह्मांड के ये रहस्य हम जानेंगे थ्रू द वर्म होल। हम शायद एक बड़े से जाल के अंदर हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए, साथ में बुने हुए, फिर भी हम पूरे जाल को नहीं देख पाते। हम सिर्फ उतना ही सच देख पाते हैं जिसके आसपास खड़े हो। हम पूरा सच नहीं देख पाते। अगर हम पूरा सच देख सकें तो क्या होगा? अगर यह जान सकें कि क्रिएशन ने हमें किस तरह से जोड़ रखा है, तो इस इक्वेशन को हल करने पर इनाम भी जबरदस्त मिलेगा। अभी तक साइंस जो भी जानता है वो उससे कहीं आगे की बात होगी। हमारे लिए वो एक इतनी लंबी छलांग होगी जिससे पृथ्वी पर जीवन बदल जाएगा और हम सिर्फ एक स्पीशीज के तौर पर बचे रहेंगे। लेकिन क्या हम मामूली से इंसान ब्रह्मांड के वो राज कभी जान पाएंगे? क्या हम ईश्वर के दिमाग को समझ पाएंगे? मुझे स्कूल का पहला दिन याद है। मैंने उसी दिन इस दुनिया को जानने और इसके काम करने के तरीके को समझने की कोशिश शुरू की थी। मैं स्कूल में करीब 20 मीटर तक गया, फिर रुक गया। क्या मैं सब कुछ या कुछ भी समझ पाऊंगा? मेरा दिमाग घूमने लगा। मैं घर लौट आया। पता नहीं साइंटिस्ट भी ऐसा ही सोचते हैं या नहीं। ब्रह्मांड के काम करने के तरीके के बारे में हम आज भी बहुत कम जानते हैं। आप ये सोचिए कि आप खेल के नियम जाने बिना चेस खेलने बैठ गए। आप शायद कई चालें भी सोच लें, मगर उनमें से ज्यादातर चालें बेमतलब की ही होंगी। लेकिन अगर आप खेल के नियम जान लेंगे तो फिर काफी सोच समझकर हर चाल चलेंगे। साइंस की मदद से हम उन नियमों को ही जानते हैं और अभी तक हम उनमें से कई नियमों को दुनिया के सामने ला चुके हैं। मगर हमने अगर उन्हें गलत समझ लिया तो? पर्ड्यू यूनिवर्सिटी की इन बेसमेंट टनल्स की गहराई में साइंटिस्ट जेरी जेनकिंस और एफ्रेम फिशबैक ने पता लगाया कि फिजिक्स के नहीं टूटने वाले नियम भी टूट चुके हैं। उसकी शुरुआत हुई थी एक रहस्य से। मैं बाहर आकर कुछ टेदर्स लगाऊंगा और कुछ टूल्स रिसीव करूंगा, तब वो मेरे ठीक पीछे पीछे आएगा। दिसंबर 2006 के दूसरे हफ्ते में स्पेस शटल और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के एस्ट्रोनॉट्स बाहर आए थे और हम सभी ईबीए पर थे जब एक सोलर स्टॉर्म आया। हम सारे बाहर ही थे, इसलिए वो हमारे लिए एक बड़ी खबर थी। मैं जब वो स्टोरी न्यूज में देख रहा था तब मेरे मन में आया कि अगर वो डेटा में नजर आए तो कितना मजा आएगा। जेनकिंस एनर्जी के उस पावरफुल सोर्स की स्टडी कर रहे हैं जिसे हम देख नहीं सकते, मगर वो हमारे चारों ओर है। रोजाना हर सेकंड सूरज रेडियो एक्टिव एटम्स की बरसात करता है। वो एटम्स बड़े अनस्टेबल होते हैं। वो तब तक एनर्जी उगलते रहते हैं जब तक कि वो रेडियो एक्टिव डिके नाम की प्रोसेस के बाद जल नहीं जाते। रेडियो एक्टिव डिके एक रैंडम प्रोसेस है जिसके ऊपर किसी भी चीज का असर नहीं होता।
दिसंबर 2006 के शुरुआती दिनों में हम प्लॉटिंग कर रहे थे। ये एक सीधी लाइन है और ये वैसे ही चल रही है जैसे चलनी चाहिए, मगर 13 दिसंबर को वो फ्लेयर हुआ और हम देख सकते हैं कि ये डिके अब अपनी स्टैंडर्ड डिके लाइन से हिल गया है और ये काफी देर तक इसी हाल में रहा। ये करीब 4 साल तक इसी हाल में रहा। इसे देखकर हमें लगा कि कुछ तो है जो इस रेडियो एक्टिव डिके प्रोसेस को बदल रहा है, जबकि इसे कुछ भी बदल नहीं सकता। फिशबैक एक थियोरेटिकल फिजिसिस्ट हैं और उन्हें अपनी खोज के इम्प्लीकेशन के लिए काफी स्ट्रगल करना पड़ा। इसका पता लगाना बहुत जरूरी है कि रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स कितनी तेजी से टूटते हैं, क्योंकि वो हमारे न्यूक्लियर पावर, वेपन्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और मेडिसिन के लिए बेहद क्रिटिकल है। क्या इसका मतलब यह है कि मॉडर्न लाइफ के बारे में जो कंसेप्ट यूनिफॉर्मली एक्सेप्टेड था वो पूरी तरह से गलत है? ये बात कि न्यूक्लियर डीकेज पर किसी भी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस का असर नहीं हो सकता। ये क्वांटम फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, एलिमेंट्री पार्टिकल फिजिक्स के फंडामेंटल एस्पेक्ट से जुड़ी हैं और उसे बदलने का मतलब था कि उससे ब्रह्मांड के बारे में हमारी सोच और उसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस में भी काफी बदलाव आ जाएगा। उस झटके से अभी उबरे भी नहीं थे कि जेनकिंस और फिशबैक ने एक और रहस्य का पता लगा लिया। रेडियो एक्टिव डिके पर सिर्फ सोलर फ्लेयर का ही असर नहीं हो रहा था। इन रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स का डिस्चार्ज इस बात पर डिपेंड करता था कि पृथ्वी सूरज के कितने करीब है। जब 4 जनवरी के आसपास पृथ्वी सूरज के ज्यादा करीब थी, तब रेडियो एक्टिव डीके ज्यादा तेजी से हो रहा था और जब वो दूर गई तो कम हो रहा था। अब हम इसे एक अलग तरह से इलस्ट्रेट करेंगे। मैं बनने जा रहा हूं सूरज और जेरी बन रहे हैं पृथ्वी, और ये बकेट है रेडियो एक्टिव रेडियम एटम्स का सैंपल। आप देख सकते हैं कि जब जेरी एक एलिप्स में मूव करते हैं, तब वो जैसे ही 4 जनवरी के आसपास सूरज के करीब पहुंचते हैं, तब ज्यादा टेनिस बॉल्स फेंकते हैं, 4 जुलाई के मुकाबले कहीं ज्यादा। नंबरों के इन छोटे से अंतर के भी बड़े कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। कैंसर पेशेंट्स को रेडिएशन की बहुत छोटी सी डोज दी जाती है ताकि उनके शरीर में रेबल सेल्स को मारा जा सके। अगर उस रेडिएशन की स्ट्रेंथ समय समय पर बदलती है तो वो डोज बहुत कम भी हो सकती है और बहुत ज्यादा भी, जबकि वो अंतर जान बचा भी सकता है। मगर इस जोड़ी की सबसे बड़ी खोज शायद इंसान का फ्यूचर बचा सके। फ्लेयर के एक्चुअल टाइम से करीब 40 घंटे पहले हमने देखा कि डिके रेट बदल रहा है और लाइन से हट रहा है, मगर फ्लेयर के बाद वो रिकवर करने लगा और लाइन की ओर वापस आने लगा। इससे हमें ये अंदाजा लगाने का मौका मिल गया कि अगला सोलर फ्लेयर कब हो सकता है। एक बड़ा सोलर फ्लेयर पृथ्वी का चक्कर लगा रहे सभी 3000 सैटेलाइट्स को खत्म कर सकता है। एक झटके में हमारे पास इंटरनेट, जीपीएस, टेलीविजन, रेडियो, टेलीफोन्स और हमारे पावर ग्रिड्स को कंट्रोल करने वाले सिस्टम्स नहीं रहेंगे। अगर अगले फ्लेयर का पता लग जाए तो इस ग्लोबल एपोकलिप्स से बचा जा सकता है। अगर ये बात सही है, जो हमारे हिसाब से तो सही है, तो हमारे लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि ये कैसे होता है, क्योंकि ये एक बहुत बड़े पजल का हिस्सा है और उसे समझने के बाद ही हम पूरे फिजिक्स को साथ में जोड़ पाएंगे। हमने विशाल ब्रह्मांड के एक अंधेरे कोने में देखने के बाद ये सोच लिया कि हमने उसके गहरे राज जान लिए हैं, मगर तभी हमें पता लगा कि अभी हमें कुदरत के नियमों के बारे में बहुत कुछ जानना है। कुदरत अपने राज इतनी आसानी से नहीं बताती। क्वांटम मैकेनिक्स की अनोखी दुनिया में छोटे से छोटे पैमाने पर भी चीजें एक ही वक्त पर 2 अलग अलग नियमों से चलती हैं। जैसे जैसे हम इसके राज जानते जा रहे हैं, वैसे वैसे हमारे मन में सिर्फ यही सवाल नहीं उठते कि ब्रह्मांड कैसे काम करता है, बल्कि ये सवाल भी उठते हैं कि क्या कुछ भी असली है। क्वांटम मैकेनिक्स ने पूरी दुनिया ही बदल दी है। हमारी ज्यादातर टेक्नोलॉजी के बारे में यही कहा जा सकता है कि वो इस बात पर चलती है कि बेहद छोटे पार्टिकल्स कैसे बिहेव करते हैं, मगर हम उसे समझ नहीं पाते। सच कहें तो क्वांटम वर्ल्ड में किसी भी बात का कोई मतलब ही नहीं, सच्चाई भी सच्ची नहीं लगती। ब्रह्मांड के राज जानने की कोशिश में यह राज एक बड़ी रुकावट है। अगर हमने इसे सॉल्व कर लिया तो शायद हम क्रिएशन को भी जान जाएं।